अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। मुझे वज़ीर आज़म बना दे। अरे नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। ये बिलावल साहब की छोटी सी नन्ही मुन्नी से ख्वाहिश है। वो कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना के देख लें आपने बड़े लोगों को आजमा लिया है। और अब ये रिक्वेस्ट है, सजेशन है या उनकी विश है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुराने सियासतदान हैं उनको घर बैठ जाना चाहिए और वो पुरानी सियासत को ही लेकर बैठे हुए हैं। अब नई सियासत होनी चाहिए, नौजवान लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए। अब वो जरदारी साहब को कह रहे हैं, कायम अली शाह साहब को कह रहे हैं, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो किसको कह रहे हैं। इसके अलावा इसके ऑपोजिट एक और लीडर हैं जो वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब। उन्होंने मईशत की बहाली का जो रोड मैप है वो देते हुए कहा है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे हम ये नहीं पूछेंगे कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये बात की जो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है वो नहीं है और वो ना होने से जो नुकसानात हुए, ये हमने अपने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और अपने दौरे हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस उन्होंने इस तरह से शो की है कि जो उनकी बनाई गई पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर अमल दरामद किया भारत ने और वो कामयाब भी हो रहे हैं, यानी कि उनकी इकॉनमी जो है वो बूस्टअप हो रही है, बेहतर हो रही है, स्टेबल हो रही है। फिर एक और पॉइंट है, अता तारड़ साहब ने कहा है कि हमें पता चल गया है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो रायवंड से ही आ रहा है। मियाँ साहब ने भी एक बात की है कि शहबाज शरीफ साहब का जो इस्तीफ़ा है वो रेडी था, उनकी स्पीच भी रेडी थी, लेकिन धमकियों में हम नहीं आना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने वो स्टेप नहीं लिए। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलो। आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नौशाद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर चौधरी साहब आपसे शुरू करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो रोड मैप दिया माईशत को बहाल करने के लिए, इफ़ ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, कैसा स्टेप है ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट से वो पूछेंगे नहीं कि ये पैसा जो आपके पास आ रहा है, यानी कि जो ब्लैक मनी है डायरेक्टली अगर कहा जाए उसको वाइट करने के लिए जो उन्होंने पॉइंट दिया है, कैसा है ये स्टेप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इसमेरा। देखिए, मियाँ साहब ने एक रोड मैप दिया है। जब मियाँ साहब ने लंदन से पाकिस्तान आना था तो लोग तवक्को कर रहे थे, जिस तरह मुस्लिम लीग नून दावा भी कर रही थी, बिल्कुल, कि मियाँ साहब इकोनॉमी का एक ऐसा रोड मैप लेके आएंगे और साथ 25 से 30 बिलियन डॉलर हाँ जी उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जिसमें मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेट्स, उनके साथ मियाँ साहब की बातचीत चल रही है। सही। और वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे और एक दफ़ा मुआशत को बूस्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जब मियाँ साहब पाकिस्तान आए, मियाँ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया और जो उस दिन स्पीच दी, उस स्पीच के अंदर मुआशत के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा अंदिया नहीं दिया। ठीक है। कि क्या कोई रोड मैप लेके आए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है और किस सूरत में आ रही है। बस वो मुखालिफों को एक सॉफ्ट लाइन दी कि हम, और उस वजह से लोगों के अंदर एक थोड़ी सी मायूसी भी आई। लोग तवक्को कर रहे थे कि मियाँ साहब इस बदहाल मुआशत से को ठीक करने का और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने का कोई ना कोई हल देंगे। ठीक है। अब मियाँ साहब ने एक मुआशत का एक पैकेज या एक हल जो है ना आज उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन इसमें तो कोई भी नई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। मैंने जो पूरा उस पर गौर किया है, ये तो सारी पुरानी चीज़ें हैं। मसलन वो कहते हैं कि इंडस्ट्री को जहाँ से मर्जी पैसे आए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। इस पे मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरशिप के बयानात मौजूद हैं। इस पॉलिसी की शदीद मुखालफत की गई थी। ठीक है। 2 पॉलिसी एमनेस्टी स्कीम्स 2 मुतारफ करवाई थी इमरान खान ने अपने आखिरी दिनों के अंदर। जी बिल्कुल। एक थी उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, जो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। दूसरी एमनेस्टी उन्होंने मुतारफ करवाई इंडस्ट्री के हवाले से, जी, जिसके लिए जो पैसा आएगा वो पैसा किसी से पूछ कुछ नहीं होगी। लेकिन इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक आई और उनकी गवर्नमेंट टूट गई। अब वही पॉलिसी मियाँ साहब अनाउंस कर रहे हैं। या तो मियाँ साहब ने शायद तवज्जो नहीं दी कि उनकी पार्टी ने इस पर बड़ी शदीद क्रिटिसिज्म की है कि ये लोगों की ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक तरीकाकार है, जो इमरान खान मुतारफ करवा के अपने खास जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सही। तो आज वही स्कीम मियाँ साहब दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वही इल्जामात रिवर्स हो जाएंगे फिर मियाँ साहब, लेकिन वो इनकी तरफ से नहीं लगेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज। अच्छा, अब ये इसको हम दुबई के मॉडल को अगर सामने रखें, जी, ये उससे मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है। जब दुबई ने तरक्की का आगाज किया था तो उन्होंने यही पॉलिसीज दी थी कि आप पैसा लेके आए हमारे मुल्क के अंदर, यूएई के अंदर, आप किस सोर्स लेके आते हैं, कौन सा पैसा है, ब्लैक है वाइट है, हम नहीं पूछा जाएगा। सही है। उस पैसे की वजह से दुबई ने आज तरक्की की वो मंजिल तय की कि आज दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम लेकर दुबई बैठा है। सही। अच्छा, अब एक तो ये होगी इनकी पॉलिसी। दूसरा, मियाँ साहब ने जो डॉलर के ऊपर बात की है
कि डॉलर जी 104 रुपए का था। हाँ जी, उससे पहले 60 रुपए का भी था। बिल्कुल। उसके बाद 170 रुपए का भी था जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई। उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट में 350 330 रुपए तक भी गया। ठीक है, या तो सारे की एवरेज निकाल के देख ले कि क्या कैसे ये डॉलर ऊपर गया। अब ऊपर क्यों गया? ऊपर क्यों गया? ऊपर गया कि जब हमने आर्टिफिशियली अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके जो साइड इफेक्ट है या आफ्टर शॉक्स हैं, हमने वो बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त। इसहाक डार साहब जब मियां साहब के दौर में मिनिस्टर फाइनेंस थे, उस वक्त इसहाक डार साहब ने डॉलर को कंट्रोल्ड इकोनॉमी एक मॉडल दे के डॉलर की प्राइस को रोका था, और कौमी खजाने में से 8 से 10 अरब डॉलर वो मार्केट में इंडक्ट किए थे। बिल्कुल सही। जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस रुक गई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ, उस वक्त जो मईशत के माहिरीन थे वो उस वक्त कहा करते थे कि आप इसको जो ऑर्गेनिक फ्लो है उसमें जाने दें, आप इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी में लेके जाएंगे, आपको जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और वो हमने फेस किए और आज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बिजली की कीमतों की बात की, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों की। भाई आप ये भूल जाते हैं कि उससे पहले भी उनकी कीमतें उससे भी कई गुना कम रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मियां साहब 2017 पे आके ब्रेक लगा देते हैं। हाँ जी 2017 तक, 2017 से आगे 2018 तक आपकी हुकूमत थी। बिल्कुल। आपके वजीर आजम थे शाहिद खकान अब्बासी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मुस्लिम लीग नून उनको डिसऑन करती है? क्या उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया है या मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब का जो टेन्योर है उसको डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत में मसाइल ही मसाइल थे। दूध और शहद की नहरें तो हमने उस वक्त भी नहीं देखी। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम आ गए पीडीएम हुकूमत में। अब मुस्लिम लीग नून पीडीएम का जो दौर है 1.25 साल का, उसका भी जिक्र नहीं करती। बिल्कुल सही। अब पता नहीं, वो तो यही कहते रहते हैं ना कि जी वो जो हालात खराब किए गए थे पीटीआई की तरफ से उसको बेहतर करने में लगे रहते हैं। हर हुकूमत यही करती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब पता नहीं मुस्लिम लीग नून को शाहिद खकान अब्बासी साहब पे और शहबाज शरीफ साहब पे शायद एतमाद नहीं है कि उनके दोनों टेन्योर को उसमें से हज़फ कर दिया जाता है। 2017 तक की बात की जाती है। ये जो आप बात करें ना चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब की, ये बात लेके मैं नौशाद साहब की तरफ आना चाहूँगी। नौशाद साहब, मईशत की जो बहाली का प्लान है ये शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में क्यों नहीं दिया? एक तो चौधरी साहब ने बता दिया कि ये रिपीट एमनेस्टी स्कीम है पीटीआई के दौर की। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तब उन्होंने आइडिया क्यों नहीं दिया अपने भाई को कि आप ये आइडिया जो है वो अप्लाई करके तो मईशत बेहतर कर सकते हैं? ये आपको किसने कहा कि नहीं दिया? अच्छा, तब दिया गया था। ये वही मईशत बहाली का प्लान है जो इस पर निगरान हुकूमत अमल कर रही है। चूँकि निगरान खुद कोई नई पॉलिसी लेकर नहीं आए, ये वही पॉलिसीज़ हैं जो पीडीएम हुकूमत ने तय की थी, जिसके बिहाफ पे आज आपको आईएमएफ जो ये कह रहा है कि आपकी मईशत दुरुस्त सिमत में है, कुछ मामलात को ठीक करने की ज़रूरत अभी मज़ीद है। लेकिन आप देखिए कि कितनी आसानी से ये रिव्यू हुआ है। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब आईएमएफ के लिए हमने हर तरह के तरले हमें करने पड़े थे। जी और बाज़ लोग तो ये भी कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब पर्सनली जो है ना, पर्सनली उन्होंने जो मुलाकात एक जैसे कहते हैं ना साइड लाइंस पर मुलाकात की थी जो आईएमएफ की एमडी हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी यकीन दहानियाँ कराई थी जिसके बिहाफ पे फिर इस जो हमें ये जो आखिर में जो हमें जो 6 बिलियन का इमरान खान ने लेके जिस प्रोग्राम को ख़राब किया था, और फिर उसके बाद जो उस प्लान के पहले वो रिवाइव नहीं हो सका था। फिर दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमने उनसे अपने प्लान की ज़्यादा बात की, वो भी नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तब हमें ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया गया था, और स्टैंड बाय अरेंजमेंट इसलिए दिया गया था कि जो पीडीएम गवर्नमेंट ने जो उस वक्त स्टेप लिए थे, जो मुश्किल फैसले जिनको आपको याद होगा, वो जो मुश्किल फैसले हैं वो हम माइनस कर देते हैं, जिसमें चूंकि चौधरी साहब के बिल में भी इजाफा हुआ, मेरे बिल में भी इजाफा, मुझे तो वो नहीं भूलते, ठीक है। लेकिन वो तमाम मुश्किल फैसले पीडीएम हुकूमत में ही हुए थे, और पीडीएम हुकूमत के उन फैसलों की वजह से ही आज आपकी निगरान हुकूमत इस पोजीशन में है कि आपके यहाँ मईशत को थोड़ा बहुत, अभी तो ये नहीं, मैंने तो कल भी कहा है कि अभी तो आपको ऑक्सीजन ही मिली है। ये ऐसे नहीं है कि आपको दुरुस्त सिमत में है या आपको बहुत को आपने कारनामा किया है, लेकिन ये जरूर है कि आप जिस डेथ बेड पे थे कम से कम उस डेथ बेड पे नहीं है। आप आईसीयू में जरूर हो सकते हैं, कोई आईसीयू में कहेगा, कोई कहेगा नहीं वार्ड में शिफ्ट कर दिया या प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया, लेकिन आप यू आर स्टिल, जिसे कहते हैं ना, एक आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो ट्रीटमेंट इस वक्त आईएमएफ हमें दे रहा है। ये जो अभी सिलेंडर की मैंने बात की थी उसको वो किया। अब मामला क्या है? मामला ये है, चौधरी साहब कहते हैं कि 2017 की बात क्यों की जाती है। देखिए, मियां नवाज शरीफ 2017 की बात इसलिए करते हैं
कि वो उस वक्त तक वजीर आजम रहे। ठीक है, बतौर वजीर आजम उन्होंने जो कुछ किया है वो उसकी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे बात, आज जब तक वो सीट पर रहे उसके बाद नून लीग की कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की बात है। अगर आप मुझे मौका देती तो मैं ये बात भी मुकम्मल कर लेता, पहले भी बहुत सारी की थी। देखिए वो कहते क्या है, वो कहते हैं, ये उनका मौकफ है कि मैं जब तक वजीर आजम रहा हूं तो मैंने ये अचीवमेंट्स ली। ठीक है। अच्छा, अब जब वो वजीर आजम नहीं रहे, इस दौरान एक पूरी कहानी है और हम आई विटनेस हैं उस कहानी के। मैं इस्लामाबाद में था, मैं रोजमर्रा के मामूलात, रिपोर्टर से बातचीत, हमने तो बड़ा कुछ देखा। हमने तो फैसले जो है वो किसी होटल से निकलते भी देखे, फोटोकॉपियां भी देखी, पता नहीं क्या क्या देखा। ये नहीं, ये सारा कुछ ये हमारे इल्म में है। जजेस के साथ क्या सलूक हुआ, वहां पे कौन कौन मौजूद होता था, डाले कैसे आते थे, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाते थे, ये सारे हालात हमने देखे। इन हालात में जब नवाज शरीफ को वजारत उस्मा से हटाया गया, फिर ना सिर्फ वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर वजारत उज़्मा के बाद उनको पार्टी की सदारत से भी हटाया गया, फिर पार्टी सदारत से हटाने के बाद उनकी ज़िंदगी इसलिए जीरन की रखी कि वो उस वक्त के लोगों का कहना है, मुझे याद है आज तक वो बातें वो लोग करते थे, उस वक्त हमें आगे पैगाम दिया जाते थे कि ये याद रखें, हम नवाज शरीफ के किसी बंदे को यहाँ रहने नहीं देंगे, नवाज शरीफ के बंदे को हम करने नहीं देंगे। फिर वो बातें आती थी, वो 54 MNA आज जो है ना छोड़ के जा रहे हैं, कुछ चैनल्स पे बड़ी ड्रम बीटिंग होती थी और वो कभी कभार मैंने वहाँ पे वो क्या कहते हैं, बड़ी सोग भी देखा करता था कभी कभार, अब आजकल नजर आता है। लेकिन देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ तो अब जब मियां नवाज शरीफ बात करेगा या मैं बात करूंगा, मैं अपने किसी एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताया। जी जी बिल्कुल। मैं, मेरे साथ और बहुत से लोग थे, मेरे टीम के मेंबर थे, ये नहीं कि वो काम नहीं करते थे, वो सारे काम कर रहे थे। लेकिन जब मैं अब बात अपनी करूंगा तो मैं अपनी कारकर्दगी की बात करूंगा। जब शाहिद खान अब्बासी आए उस वक्त तक हालात बहुत खराब थे, इन अ वे खराब थे कि आपका जो सिस्टम था वो लपेटा जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल हालात में, वो सिर्फ आप यूं आप इसको ऐसे कह लीजिए कि सिर्फ वो कहते हैं ना, चलो जी यार हुकूमत पूरी कर लो, बस ये इतना वाला मामला था कि चलो अपना टाइम पूरा कर लो, वो वाले मामला थे, ये इस तरह नहीं था। और दूसरी बात ये, आप आज देखिए, आज जब चैम्बर में गए हैं मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, तो चैम्बर में बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। जो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने खास तौर पर शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने बजट की बड़ी तारीफ की है कि 2023-24 का जो बजट है वो बेहतरीन बजट था मुल्क की तारीख का। वो इकोनॉमी से रिलेटेड बंदा है ना, जो चैम्बर का प्रेसिडेंट है, वो इकोनॉमिक्स को भी समझता है। मेरे से तो कम से कम ज्यादा समझता है, मुझे नहीं पता चॉइस से ज्यादा समझता ही नहीं समझता, मेरे से कम वो ज्यादा समझता होगा, क्योंकि वो या तो वो इंडस्ट्री से आए हुए हैं, हाँ जी, या वो ये जो आपकी दूसरी जो फाइनेंस की जितनी सेक्टर, जिसमें आपकी रिटेलर्स हैं, जिसमें आपके ताजर हैं, दूसरी बरादरी, वो जहां से भी है। देखिए वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बेहतरीन बजट दिया था उस वक्त, 2023-24 का बजट, जो पीडीएम गवर्नमेंट का बजट है, उसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो चलते रहने की पोजीशन में आया और ये मामलात आगे बढ़े। अब आप बात कर रही थी ये एमनेस्टी स्कीम की बात, हाँ जी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री वाइबल नहीं है, बिल्कुल, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। अदरवाइज अदर देन पॉलिसीज, इस वक्त बड़ी स्ट्रेट दो बड़ी रीजंस जो हैं वो ये है, एक तरफ आपका खाम माल ड्यू टू डॉलर, आपकी इनपुट बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा आपके यूटिलिटी बिल्स कहां चले गए हैं, ना, बिजली इस्तेमाल होगी, पानी, गैस, ये चीजें इस्तेमाल होती है ना, आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी हाई है कि आप कंपैटिबल ही नहीं रहते ग्लोबली। अब ऐसे हालात में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने बेचारे जो ये ताजर बड़े थे या जितने लोग कारोबारी थे या दूसरे थे, वो एक्चुअली सारे रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी तो चल ही रियल एस्टेट पे रही है, सही। आपके तो जो बाकी बिजनेसेस चल रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी बात करूं, लोग रियल एस्टेट से कमाते हैं, दूसरे बिजनेस में लगाते हैं। तो इंडस्ट्री इस वक्त आपके डाउनफॉल की तरफ है, खत्म होती जा रही, वाइप आउट हो रही है एक्चुअली। अब ये जो स्कीम है, मैं वो यकीनन जो बातें तहरीक इंसाफ को की थी, अगर नून लीग करेगी तो नून लीग को भी वही बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन असल मामला क्या है, जब आप कहते हैं कि हम एमएनएसटी दे रहे हैं, हाँ जी, फर्ज करें कोई भी देता है एमएनएसटी देने के बाद उसकी आउटपुट कहां है, उस एमएनएसटी का फायदा क्या। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे याद है, अभी इमरान खान साहब का हवाला दिया था चौधरी साहब ने, मुझे याद है यहाँ अरबों रुपए के, आपको याद होगा केस अभी निकला था पिछले दिनों के, जनाब अरबों रुपए खास मखसूस लोगों को उनके लोन माफ कर दिए गए, जिन्होंने लोन लिए और वो माफ कर दिए, बिल्कुल ऐसे। अगर तो ये एमएनएसटी स्कीम, अगर किसी की भी एमएनएसटी स्कीम का ये मामला है तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, फिर आपको बातें वही सुननी पड़ेंगी। लेकिन अगर फर्ज करें जैसा कि हमारे यहाँ वो अयूब खान दौर के अंदर ये मामला जरूर हुए थे, जो इंडस्ट्री की प्रमोशन के, या उस वक्त इंडस्ट्री जरूर लगी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कोई ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर नहीं देखा, ठीक हो गया, इनकलाब नहीं हमने देखा, कोई चेंज नहीं, तब्दीली नहीं देखी। अब वैसे भी अगर आप गौर करें तो हमारा फोकस इंडस्ट्री है ही नहीं, बिल्कुल सही। हम तो अभी SIFC में बात कर रहे हैं, जो सेक्टर्स डिजाइन किए हैं वो इसमें है ही नहीं, इंडस्ट्री उसमें नहीं आती। अगर नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाएं तो हमें तो यही है ना कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी
इकोनॉमी बेहतर हो जाए। आगे बढ़ते हैं चौधरी साहब, नन्हे मियाँ की जो नन्ही सी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म बनने की, ये आपको क्या लगता है, कोई सजेशन है, उनकी ख्वाहिश है या फिर वो किसी को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें? बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रही हूँ। देखें, ये उनकी अकेले की ख्वाहिश नहीं है। नहीं, मैंने तो अभी कह दिया कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिशात तो बहुत सारे लोगों की हैं। आपको तो पता ना अंगूर खट्टे हैं। ये उसको भी पता है। बल्कि कुछ लोग लेकिन वो लाइन में लगा हुआ है। कुछ लोग तो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ भी रहे हैं और प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं। ख्वाहिशात तो बहुत सारों की है। ये इस ख्वाहिश का इजहार सबसे पहले उनके वालिद मोहतरम असफ अली जरदारी साहब ने किया था। मैं चाहता हूं कि इस बार बिलावल भुट्टो को उन्होंने कहा था कि मैं बिलावल को वज़ीर आज़म बनते हुए देखना चाहता हूं। हाँ जी। अच्छा, उस वक्त उनको शायद कोई उम्मीद नजर भी आ रही थी। अच्छा। लेकिन फिर हवा चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं चली। लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट का ऐसा जंजाल इन सबके गले में पड़ा है और ये खुद इन्होंने अपने गले में डाला था। भाई उसकी हुकूमत अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, आपने वो जब मुसीबत अपने गले में डाली और वो 16 माह इन तमाम लोगों की उनके लिए मुसीबत बन। लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी पे पड़ा, नून लीग तो सब पे पड़ा है। ये इलेक्शन होने दे। अभी तो कबलस वक्त ये बातें की जा रही हैं, अभी इंतखाबात तक जाने दें, अभी बहुत कुछ तब्दील होना है। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे चीजें तब्दील होंगी कि ये कौम दंग रह जाएगी। अच्छा जी, ये भी हो सकता था, क्योंकि आज से कुछ देर पीछे जाए तो क्या किसी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत खत्म होगी? क्या 9 मई भी आएगा? क्या नवाज शरीफ वापस भी आएगा? इसकी उम्मीद थी? कतई तौर पर उम्मीद नहीं थी। अभी आगे जाने दें, अभी बड़ा कुछ तब्दील होने वाला है और होता हुआ नजर आ रहा है। अभी बड़े इम्तहान है इसके। देखें, आज उन्होंने एक जलसा किया एबटाबाद में। अच्छा, जलसा उनका बिला मुबालगा अच्छा जलसा था, वर्कर्स कन्वेंशन या जलसा जो भी कहे, एक अच्छा इनिशिएटिव था। उन्होंने जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियों का एक आगाज किया, जोड़ तोड़ का आगाज किया, पीपल्स पार्टी ने भी आज केपी के अंदर एक शो करके दिखाया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मुस्लिम लीग नून भी मीटिंगें कर रही है, जलसे कर रही है, सारा कुछ कर रही है, ये पीपल्स पार्टी भी शुरू हो गई है। भी पीटीआई अगर कहती है तो उसको भी इजाजत दे दे। हाँ जी। जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, जो लोग किसी किस्म के चीजों में मुलव्वस नहीं है, हाँ उनको सियासत करने की इजाजत दे दे। लेकिन हो क्या रहा है, अब एबटाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी का एक भरपूर जलसा हुआ है। एबटाबाद के साथ एक शहर है मानसहरा, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे चंद दिन पहले पीटीआई का एक कन्वेंशन हुआ, हाँ जी, जिसमें एक नौजवान है कमाल सलीम। अच्छा। उसने उस कन्वेंशन का एहतमाम किया और पुलिस ने जनाब उनकी कुर्सियां मेजें तोड़ और लोगों का जीना हराम कर दिया। हाँ जी। उस दिन से आज के दिन तक ये कमाल सलीम और उसके तमाम साथी वो बेचारे जान छुपाते फिर रहे हैं। ना उनको छुपने की जगह मिल रही है, ना उनको बैठने की जगह मिल रही है। ये चारसदा वाला जो कन्वेंशन है जिसमें, हाँ, चारसदा में भी हुआ। अब 2 जगह से उन्होंने जगह चेंज की। अब मसला ये है, क्या ये लोग कोर कमांडर के ऊपर हमले के मुल्ज़म थे? क्या ये लोग किसी तनसीबात पर हमले? भाई अगर उन्होंने नहीं कुछ जुर्म किया, वो छोटा मोटा कन्वेंशन करते हैं, वो भाई उनको इजाजत दे। आप इतने बड़े जलसों की जो इजाजत दे रहे हैं उनको भी दे। अब असल मसला ये है कि आप एक जमात को, जो कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आज हम एक शादी पे थे, मैं और निशात साहब, वहां पे तमाम पार्टियों की लीडरशिप वहां पे मौजूद थी और बड़े आला पाए के जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। वहां पे आज पूरी डिस्कशन ये थी कि होने क्या जा रहा है। अच्छा। और जो हमारे ऊपर एक पाबंदी लगाई है ना सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्या इंतखाबात के हम ये बात नहीं करेंगे, इजहार कर सकते हैं, वहां पे उसी पे सब शक का इजहार कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा जनाब, लोग कर रहे थे। क्लियर कर ले अपने आप को। और वरना मैं कहूंगी कि मैं इस शो में नहीं हूं। और वहां पे मुस्लिम लीग नून के हमारे एक बड़े अहम दोस्त है, वो बेचारे खुद हमें परेशान नजर आए, हमारे साथ खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा। कहते हैं जी कि जब हम वाम में जाते हैं, सर्वे में जाते हैं, तो चीजें बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ठीक है, ये हकायक है। बिल्कुल सही। अब आप जब इंतखाबात में जाएंगे, आप लोगों का सामना करेंगे, आपको तब पता चलेगा, वोटर आपको बताएगा कि आप कितने पानी में है। ये तो कबल वक्त सारी बातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रही है, कभी मुलाकातें हो रही हैं। और दूसरी जानब बलोचिस्तान के अंदर कोयटा में आप देखें, जो कल मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने मुलाकातें की, 2 शख्सियात का रिबर्टल आ चुका है उस पर, डॉक्टर जाम कमाल का और मैंगल साहब का। सही। कि हमने ज्वाइनिंग अभी मुस्लिम लीग नून की कोई कमिटमेंट नहीं दी। ठीक है, ये मुलाकातें होती हैं, अलायंस होते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे, हमने अलायंस होते हुए देखे हैं ज्यादा,
मर्ज होना जो है वो, हाँ ज्वाइनिंग जो है ना वो बड़ा एक मुश्किल वो होता है, इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो बंदा अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आता है। खासतौर पर छोटी पार्टियां जो खासतौर पर ये सूबों में है वो अपनी पावर्स को इतनी आसानी से नहीं खो सकती। अभी ये जोड़ तोड़ का सिलसिला आगे चलेगा। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि काफली के साथ हम सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको कितनी पॉसिबिलिटी है? काफली चॉइस शुजात साहब वाली है ये काफली, तो है। चॉइस शुजात साहब ने भी ये बात कही थी कि अच्छा, हम पार्टी हाल एक ही काफली है। मैंने इसलिए सिर्फ एहतियातन तो चलेगी ना, मैंने एहतियातन सिर्फ उसको मेंशन किया कि अगर हमारे नाजरीन के वो हो ना ज़हन में आ जाए कि बेसिकली बात चौधरी शुजात साहब से भी ये बात की गई थी चंद रोज का वाली हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने भी कहा था कि पार्टी हम जम नहीं कर रहे नून लीग के अंदर, लेकिन हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और काफली से यकीनन उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर शुजात साहब ने जो किरदार और उनके बेटे जो साहबजादे हैं उनका जो किरदार रहा है, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनके तो मामलात अब सेटल्ड हैं। तो जो परवेज़ इलाही फैमिली है वो उसके मामलात बिल्कुल डिफरेंट है। वो उन्होंने तहरीक इंसाफ के चूंकि सदारत उनके पास है, वो और तरह से वो काम करेंगे। अभी बात हो रही थी वो नन्हे मियाँ की खारिश की। हाँ जी, देखिए ईमानदारी की बात बताऊं, अगर आपको भी कहीं से कोई यकीन दहानी आ जाए या आपको लगे कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकती, तो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो कौम की खिदमत करें। ये हर बंदे की ख्वाहिश है। कोई भी शायद ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं करेगा। और सियासी जमातों का तो मकसद ही ये होता है। देखिए कोई भी सियासी जमात इसलिए तो मैदान में उतरती नहीं है कि मैंने हारना है, या वो इसलिए नहीं उतरती कि हमारा वजीर ना हो या वजीर आज़म ना बने, तो ये ख्वाहिश तो उनकी मौजूद है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी जो अभी तक की सिचुएशन और जिस तरह के बयानात हैं, मैं आज भी उस शादी में भी अपने पीपल्स पार्टी के पुराने दोस्त हैं, मैं उनको कह रहा था, मैं कहा आप लोग जो है ना पीपल्स पार्टी दबा के नून लीग की कंपेन कर रही है, ठीक है ना, आप मोहर सब्त कर रहे हैं कि जनाब आइंदा इनकी हुकूमत आ रही है। हालांकि तो इलेक्शन के बाद फैसला ये पीपल्स पार्टी से भी थोड़े मुतनफर है। हाँ ठीक है, मतलब वो एक वैसे बता रहा हूँ, वो उन्होंने भी यही कहा कि यार की करिए ना। द पॉइंट इज कि ये जिस तरह की हम बात कर रहे हैं ना, ख्वाहिश तो हर एक की होती है। ये ख्वाहिश उन्होंने शुरू में पूरी करने की कोशिश की। कल मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया कि पंजाब में क्या था और बाकी जगहों पे क्या था। ये ख्वाहिश वो खत्म भी नहीं होगी, ये ख्वाहिश साथ साथ चलती भी रहेगी। कहीं दाव लगेगा तो हमने असम्बलियां गिरते भी देखी हैं, हमने असम्बलियां बनते भी देखी हैं, बड़ी पार्टी के वो चेयरमैन हैं। तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा। बाकी रही बात जहां तक ये कि रिबटल्स आने शुरू हो गए, यकीनन देखिए अगर कोई पार्टी कोई जमात जो है फर्ज करें बाज़-औक़ात होता है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें होती रही। फिर एक साहब जो है उन्होंने लिख के भी दे दिया कि हम ज्वाइन करेंगे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं अभी ज्वाइन कर सकते। तो ये अभी जोड़ तोड़ जो है ये इलेक्शन तक चलेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो है ना, वो चॉइस साहब ने इसके तो इशारा किया, ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको उस वक्त इसका मोमेंटम और इसकी एक्चुअल शेप नजर आएगी जब ये सारे के सारे लीडर्स अवाम के सामने जाना शुरू होंगे। जब वहां जाना शुरू होंगे, वोटर्स के सामने जाएंगे, तो फिर आपको ये पल्स नजर आनी शुरू होगी। पब्लिक पल्स के, अभी पब्लिक पल्स नहीं है, अभी ये ओवरऑल लीडर्स की सतह के ऊपर जोड़ तोड़ का मामला शुरू हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी जब इलेक्शंस आएंगे 8 फरवरी में, उस दिन देखेंगे कि अवाम जो है इन लीडर्स में फैसला करते हैं या इनके खिलाफ फैसला करते हैं। बिलावल भुट्टो की हमने बात की, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई जो है उनका साइफर केस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया उनकी तरफ से। फिर परवेज इलाही ने एक दावा किया है कि IMF और यूरोपीय यूनियन के जो लोग हैं वो चेयरमैन पीटीआई से जेल में मिलने आते हैं। वो क्यों मिलने आते हैं, वहाँ पर क्या डिस्कशन होती है, क्या रीजंस है इसकी, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हमने ये बात की थी कि हम इस पर बात करेंगे तफसील से कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने अमरीकी नशराती इदारे को एक इंटरव्यू दिया है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब, जो इमरान खान ने साइफर केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की, उसके ऊपर अब कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो आपको लगता है इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी जो कि खान साहब के हक में बेहतर होगी? अच्छा, मेरा ख्याल है साइफर केस जो है ना, अब उसके अंदर वो वाली जान नहीं रही जिस एक उसके साथ शुरू किया गया था ना ये केस। क्योंकि साइफर के हवाले से दो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। एक तो ये था कि ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट उसको एक्सपोज किया, क्या उसको ज़ाती मकासद के लिए एक्सपोज किया है या मुल्क के नुकसान में या फ़ायदे में, एक ये डिबेट थी। क्योंकि साइफर की कॉपी ओरिजिनल थी नहीं थी, कहाँ थी, किसके पास थी, ये डिबेट ये तो हल हो गया मसला। क्योंकि साइफर की कॉपी मिल गई वजारत खारजा के अंदर से। अब आ जाता है साइफर का इस्तेमाल।
कि खान साहब ने एक जलसे के अंदर एक कागज़ लहराते हुए कहा था हमें ये साइफर मौसूल हुआ है। हाँ जी। अब उसके बाद क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसको कहा कि हाँ जी हमें साइफर मौसूल हुआ है जिसके अंदर इस तरह वो मुदाखलत की गई है या उसके हवाले से जैसे भी पाकिस्तान को जो है ना वो दबाव में लाने की कोशिश की गई है। हाँ जी। लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ एक ही था, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हाँ जी। ठीक है, अब यही एक चीज़ है, यही एक पॉइंट रह गया। अब साइफर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो शोर मचाया गया था कि जी मरियम साहबा कहती थी अब लोगों ने हमें साइफर भेजना बंद कर देना है। हाँ जी। ठीक है, वो उनकी शायद ख्वाहिश थी कि हमें बार बार साइफर आया करें, मुख्तलिफ हमारे सुफरा जो है वो भेजा करें कि ममालिक ये कर रहे हैं तो साइफर पढ़ें आप और दिखाएं लोगों को। हाँ जी। अच्छा, अब साइफर के हवाले से मेरा ख्याल है कि इतनी उसमें पोटेंशियल नहीं है जिस वजह से ये जमानतों की तरफ अब जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। और खान साहब के ऊपर जो यके बाद दीगरे 2-3 केसेस में जो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, जो उनके ऊपर नए केसेस बनाए गए हैं, उसकी वजह भी शायद ये थी कि नज़र आ रहा था हुकूमत को कि शायद इसमें जिस तरह तोशाखाना के अंदर उनकी हुई थी केस ख़त्म हो गया कि ये भी कहीं केस ख़त्म ना हो जाए या ज़मानत ना हो जाए तो वो खान साहब को रिलीज़ ना कर दिया जाए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी डालनी पड़ी। अब उसके साथ साथ क्योंकि FIA ने और नैब का भी रेफरेंस बनने जा रहा है जिसका हुकूमत ने कबलज वक्त एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो जिसकी अभी ज़रूरत भी नहीं थी। तो FIA के केसेस भी हैं जिसके अंदर खान साहब को जो है शामिल तफ्तीश किया गया है और वो जेल के अंदर उनके तफ्तीश के मराहल भी उनसे तय किए गए। ठीक है, अभी निशात साहब जो है ना वो नाम में सर हिला रहे थे। मैं तो कल भी कहा था चॉइस साहब के ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरह नहीं है चीज़ें। देखिए जो ये सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही। सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा था कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो साबित नहीं होता और ये उनकी अपनी मौजूदगी में जो बात हुई, फिर दोबारा PDM गवर्नमेंट के अंदर दोबारा ये बात सामने आई, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो मामला रखा गया, फिर यही बात आई कि नहीं हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं की गई। ये सिर्फ एक सिंपल साइफर था, इसका वो मकसद नहीं था जो इमरान खान ने बयान किया। ये ऑन रिकॉर्ड हैं चीजें, मतलब इनको आप चॉइस साहब ने कैसे पेश किया ये मुझे समझ नहीं आई कि कैसे उसको। अच्छा, जो पहली मीटिंग हुई थी ना सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें वो बाबर इफ्तिखार साहब जब DGI-SPR थे उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल है, उसमें भी ये नहीं कहा गया कि मुदाखलत नहीं। उसमें उन्होंने कहा था साइफर आया है, साइफर आया है और साइफर के ऊपर वो खासी डिबेट भी हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन उन्होंने ये इनकार कर दिया था कि जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि ये मुदाखलत है, ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई। और वही मौक़िफ़ जो है वो दोबारा जब उसको दोबारा से उसके सामने रखा गया तब भी यही कहा गया कि ये वो बात नहीं है जो इमरान खान साहब ने की। साइफर जरूर मौसूल हुआ, साइफर मौसूल होने की हद तक बात ठीक है, ठीक हो गया। बाकी रही बात कि साइफर ना आए या साइफर आए, साइफर आते रहते हैं। साइफर रोज़मर्रा का मामूल है, दुनिया भर से आते हैं, सारी दुनिया इसके ऊपर वर्किंग करती है। जिस तरह हमारे लिए आते हैं इसी तरह हम दूसरों को भेजते हैं। ठीक हो गया। साइफर एक रूटीन प्रोसीजर है जो कि वहाँ की पल्स बेसिकली शो करता है। जो एम्बेसडर समझ रहा है, तो हमारे अपने एम्बेसडर लिखते हैं, बिल्कुल जो लिखते हैं और हमें मिलते हैं, हमें मौसूल होते हैं, वहाँ क्या पल्स है। यहाँ भी आप देखिए, ये जो अभी आपने परवेज़ अली का हवाला दिया, इसी तरह एम्बेसडर्स जब हमसे मुलाकात करते हैं, हमें भी मिलने आते हैं मुख्तलिफ ममालिक के लोग, जब हमसे बात करते हैं वो भी पल्स ले रहे होते हैं। बिल्कुल आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी क्या समझती है, आप वो बिजनेसमैनों से भी मिलते हैं, वो पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, वो एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ करके अपने मुल्क को भेजते हैं जिससे उनको आइडिया होता है कि करंट सिनेरियो जो चल रहा है इसमें लोग क्या समझ रहे हैं। ठीक है। अब ये जो बात चॉइस साहब ने किया, पता नहीं इन्होंने 2-4 केसेस तो खत्म ही कर दिए हैं। वो कहाँ खत्म हुए पता नहीं कहाँ खत्म हुए। ख्वाहिश भी तो होती है ना। हम हमारा मसला ही इस कौम का ये, हम ख्वाहिशों के पीछे ही भाग रहे हैं। देखिए हमारे लीडरान जो है वो भी ख्वाहिशें कर रहे हैं। मेरा साहिबा कभी साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 2 सेंचुरियां कंप्लीट हुई है केसेस की। केस हमने रिकॉर्ड बनाने होते हैं, केस होते थे, हमने ये 2-4 केस होते थे और उनकी वो ट्रायल चलता था, नजर आ रहा होता था। ये जो हिडन केसेस आते हैं सामने, अचानक पता चलता है वो 100 क्रॉस कर गए, 150 क्रॉस कर, 200 क्रॉस कर। ये जो गिरफ्तारी जिसकी गिरफ्तारी की आलम चॉइस साहब बात करें, इनमें कोई नया केस नहीं। ठीक हो गया। ये नैब ने उनमें गिरफ्तारियां डाली हैं जिसकी इंक्वायरियां पहले से होल्ड हुई थी। उन्होंने गिरफ्तारी डाली, ये बात दुरुस्त हो सकती है
कि ये भी हम सिर्फ ये जाती राय के पर्सपेक्टिव में ये कह सकते हैं, हम अदालत के किसी मामले के अंदर ये बात नहीं कर रहे। जाती राय करके हो सकता है कि उनको ये ख्याल गुजरता हो कि शायद मे बी के किसी के केस में जमानत हो जाए तो वो उसको इंश्योर करने के लिए कि वो रहें जेल में, हो सकता है ये किसी का ये ख्याल हो। लेकिन ये जो 2-3 बातें हैं फैक्चुअली मैं समझता हूँ कि वो उस तरह से नहीं है जिस तरह चौधरी साहब ने कही है। केसेस मौजूद हैं, उनकी सीरियसनेस भी मौजूद है। साइफर भी बहुत सीरियस केस है, ये मत समझा जाए कि साइफर सीरियस केस नहीं है, और ना ही वो केस खत्म हुआ। कामा वाले केसेस जो है एक बड़ी हाइप पे थे, फिर वो खत्म होते हुए भी हमने चीजें सारी देखी, तो वो साइफर भी तो समथिंग डिफरेंट। देखिए ये केस मौजूद हैं, केस का फैसला कोई भी आए तो उसमें हम तो कुछ नहीं है, अदालत जाने और वो फाइट करने वाले जाने। इस पे हम परवेज इलाही साहब की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी चेयरमैन पीटीआई से मिलने आते हैं IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग, तो ये कैसा साइन है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं परवेज इलाही साहब से, अच्छा ये एक परसेप्शन पाई जाती थी कि काफ लीग जो है वो टोटल एस्टेब्लिशमेंट के सर पे अपनी सियासत करती है। ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा, सही कह रहे हैं। ये एक बिल्कुल तो लोगों को मतलब बच्चा ये लोग जानते हैं। अगर ये कहा जाए कि काफ लीग अभी भी वैसे ही कर रही है तो काफ लीग तो कर रही है लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब का इस तरह स्टैंड लेना, ये इसने लोगों को हैरान किया। अचंभे की बात है कि चौधरी परवेज इलाही उम्र के इस हिस्से के अंदर भी वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, आज उन्होंने एक चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हाँ जी, ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शायद उनके ऊपर इतने प्रेशर नहीं भी होता, वो शायद जेल जाने से डरते हैं या मुकदमा से डरते हैं, जो फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अगर चौधरी परवेज इलाही जैसा एक ज़ईफ आदमी वो ये भी कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और वो जेल में बैठा है, तो मैं तो समझता हूँ आफरीन है उनके ऊपर के जो इस उम्र के हिस्से में बीमारियां भी हैं, सारा कुछ है, वो अभी तक इमरान के साथ खड़े हैं, बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, उनका जो क्योंकि एक ही जेल में है, खान साहब भी और चौधरी साहब भी, साथ साथ की उनकी बैरकें भी हैं और वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो जाती होगी बाकी कैदियों या जेल के अमले के जरिए। अच्छा, IMF ने जब IMF के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा था PDM गवर्नमेंट में, हाँ जी, उस वक्त भी उन्होंने एक चीज़ इंश्योर की थी कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है इसको ख़त्म करें। ठीक है, पहली दफ़ा हुआ है हमें कि IMF और चाइना ने हमें कहा था कि सियासी इस्तेहकाम लेके आए। अच्छा, अब सियासी इस्तेहकाम क्यों? कि आपकी मुआशत उतनी देर तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा है। IMF ने सिर्फ पैसे देने नहीं होते, उसने अपने पैसे लेने भी होते हैं और उसने अपनी रिकवरी को इंश्योर करना होता है तो ये हर सूरत में। इसीलिए वो डायलॉग करते हैं मुंतखब हुकूमतों के साथ। अब ये जो मुआहदा हमारा हुआ था ये PDM के दौर में हुआ था मुंतखब हुकूमत के साथ। दरमियान में एक किस्त आनी थी निगरान हुकूमत के दौर में। इनका सिर्फ इतना काम है कि उस जो किस्त के लिए जो उनकी शराइत थी IMF की उनको फुलफिल करना। सही। उसके बाद तीसरी एक किस्त आएगी मुंतखब हुकूमत को, अगर हमें दोबारा IMF जाना पड़ा तो वो मुंतखब हुकूमत ही डायलॉग करेगी, कोई निगरान सेटअप या कोई उनसे डायलॉग नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब वो इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इस वक्त स्टेबिलिटी का इशू है उसमें तमाम पॉलिटिकल लोग स्टेक होल्डर हैं और एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर वो इमरान खान को देखते हैं। क्योंकि जब वो पब्लिक पल्स देखते हैं कि लोगों के अंदर इलेक्शन को लेके बाकी चीज़ों लेके, तो जाहिर है उनको भी नजर आता है कि इस पार्टी को अगर आप इस तरह बिल्कुल साइडलाइन करेंगे और उस पार्टी की IMF की डील के अंदर कंसेंट शामिल नहीं करेंगे, कल को मसाइल खड़े हो सकते हैं। उसकी वजह कोई पता नहीं इलेक्शन में किसकी हुकूमत बनती है। अगर कल को PTI की फॉर एग्जांपल हुकूमत बन जाए, IMF के साथ उसकी डील उस तरह ना चले, IMF की रिकवरी जो है वो खराब हो और बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। हमारे मुल्क के लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं, IMF के लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसलिए वो तमाम लीडरशिप से जरूर मिलते हैं। दूसरे आ जाता है यूरोपीय यूनियन। जी जी जी। यूरोपीय यूनियन सिर्फ ये नहीं है कि अकेले इमरान खान साहब जेल है तो उनसे मिल रही है। यूरोपीय यूनियन जरदारी साहब से भी मिलती रही थी। यूरोपीय यूनियन नवाज शरीफ साहब से भी मिलती रही है जब वो जेल में है। अब इमरान खान साहब जेल में है तो वो उनसे भी मुलाकातें करती है। ये कोई इतनी अचंभे की बातें नहीं है, ये रूटीन की चीजें हैं। और जो लीडर बड़ी पार्टीज के जो सरबराह हैं उनके साथ ये मुलाकातों के सिलसिले वो चलते रहते हैं। अच्छा निशात साहब, फिर परवेज इलाही साहब ने कहा, जो भी हम बात कर रहे थे कि जब इलेक्शन में जाएंगे तब पता चलेगा, उन्होंने कहा PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? क्योंकि एक कुछ दिन पहले एक सर्वे भी आया था जो हमने देखा और वो डिलीट भी हो गया। फिर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि जो पीटीआई के वोटर हैं वो तो अभी तक पीटीआई के साथ हमदर्दी रखते हैं और रहनुमा साथ छोड़ के वोटर तो है ना वोटर अपनी जगह मौजूद हैं। अब पीटीआई का जहाँ तक वोट कितने पड़ेंगे ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पर इसी प्रोग्राम में जब बात हुई थी मैंने कहा था ये डिपेंड करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस जमात की तंजीम का लेवल क्या है, हाँ जी, फिर इलेक्शन डे पे वो कैसे ऑपरेट करती है। क्योंकि हम जब ये बात करते हैं तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि 50% इलेक्शन आप इलेक्शन डे पे जीतते हैं, यानी जो इलेक्शन डे पोलिंग डे होता है उस दिन आप 50% इलेक्शन अपना बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मसला ये है कि पीटीआई को थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी, चूंकि अभी आपने बात कर दी है, रहनुमाओं की भी बात कर दी है, अब रहनुमा नहीं होंगे तो नीचे जो उनकी तंजीम कैसे काम करेगी। फिर एक और प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जब आपके एक फर्ज करें एमपी का कैंडिडेट था, उसको पार्टी की इंडोर्समेंट थी, जब वो नहीं रहा तो नीचे से 5-6 कैंडिडेट निकलेंगे और अब उनमें से किसको टिकट मिलेगा या किस तरह आपस की चपकलिश होगी या वो सिस्टम में चलेंगे नहीं चलेंगे, सारे वोटर्स वोट देंगे कि नहीं, ये सारा एक मामला है जिससे ये पता चलेगा। ये जब अब पीटीआई को जब इंतखाबात में पीटीआई की जो प्रोग्रेस सामने आएगी ये वहां पर पता चल सकता। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बक्से भरेंगे या नहीं भरेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो गुफ्तगू थी, ये साइन वाली बात हो रही थी, देखिए वो आपको याद है एक दफ़ा खान साहब ने खड़े होकर कहा था ये लोग जो हैं ये मरियम नवाज से क्यों मिलने चले जाते हैं। हाँ, ये क्या तुम बनता है आपका भाई, अब वो भी पूछे भी मुझसे क्यों मिलने आते हैं। एग्जैक्टली ये जो मैं इससे पहले बात कर रहा था ना, ये जिस तरह हमारे लोग, इवन हमारे जो यहाँ के फर्ज करें, ये चॉइस साहब जाते हैं चाइना जी 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 बतौर जर्नलिस्ट, ये जाके वहाँ की एलीट से मिलते हैं, वहाँ से बात करते हैं। इसी तरह से ये जब बरतानिया जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो वहाँ बात होती है, ये डेलीगेशंस जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, ये सारा एक प्रोसेस का हिस्सा है जिसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपने नताइज अखज़ करते हैं और उनके बिहाफ पे वो फर्दर प्लानिंग करते हैं। सो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, लेकिन ये कहना किसी भी चीज के लिए, ये इवन जो हमने अभी इससे पहले बात की है एक्चुअली, तो हमने वहां पे कंक्लूड कर दिया मुस्लिम लीग नून भी ये समझ रही है, अगर फर्ज करें तो ये तो जब वोटर के सामने जाएंगे और लोगों की जो पल्स, जो अवामी पल्स सामने आएगी, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किस जगह स्टैंड कर रही है। वो बरतानवी हाई कमिश्नर की भी तो मुलाकात हुई है ना, जाते अब ये पूछे जी कि नवाज शरीफ ये तो आपसे क्यों मुलाकात हुई। का मामला है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।